आज की वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। हमारा टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। तो ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई का सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, देन आप सेकंड वीडियो पे आइए, तभी आपको लॉ ऑफ सप्लाई को समझने में थोड़ा आसानी होगा। और आज इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशन को समझने में आपको थोड़ा आसानी होगा। तो हम लोग वन बाय वन अजम्पशन को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हमारा क्या आता है? अजम्पशन। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? हमारा अजम्पशन, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप हमने फर्स्ट वीडियो में हमने अपलोड किया है। और आज हम लोग उसके फोर्थ स्टेप दैट इज अजम्पशन के बारे में कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन क्या है? कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कांस्टेंट। मींस प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा? वैलिड होगा। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कांस्टेंट। मीन प्रोडक्शन करने में जो हमारा कॉस्ट आ रहा है उस कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रू होगा। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी गुड्स को बनाने में हमको कितना कॉस्ट पड़ता था? 5 रुपीज कॉस्ट पड़ता था। और उस समय उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 10। तो हम लोग कितना क्वांटिटी सप्लाई करते थे? 100 क्वांटिटी हम लोग क्या करते? सप्लाई करते थे। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना था? 5 रुपीज में था और उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 10 था। तो यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था? यहाँ पे हमको 5 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा था। लेकिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ? सेम रहा। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहा? सेम रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हुआ? प्रोडक्ट का प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया? 20। जब हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर को, सॉरी सेलर को यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो यहाँ पे सेलर को कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है? 15 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो यहाँ पे सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेलर यहाँ पे 200 क्वांटिटी को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट अभी भी सेम है, 5 रुपीज अभी भी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है तो लेकिन हमारा क्या हो गया? प्राइस इंक्रीज हो गया। हमारा प्राइस कितना हो गया? अभी 30 रुपीज में हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है? 25 रुपीज हमको यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो यहाँ पे सेलर को क्या हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अपना क्वांटिटी सप्लाई को क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा। तो अगर इस तरह रहा, मीन्स हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहे, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहे और हमारा प्राइस इंक्रीज होते रहे, तभी ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा? ट्रू हो पाएगा। मीन्स हमारे प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए और हमारा प्राइस उस पे इंक्रीज हो, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा? वैलिड हो पाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग देखते हैं, इसके अगेंस्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहा? 5 रुपीज में रहा और हमारे कमोडिटी का प्राइस कितना है? 10 है। तो उस समय हम लोग कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे? 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा था? यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना था? 5 रुपीज में था।
लेकिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे आज हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, ₹6 है, लेकिन हमारा प्राइस क्या है, अभी भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, ₹4 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो यहाँ पे बताइए हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है। तो सेलर क्या करेगा, सप्लाई भी कम कर देगा। तो हो सकता है सेलर यहाँ पे 80 क्वांटिटी का सप्लाई करे। उसी तरह हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट और इंक्रीज हो गया, ₹7 हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, और हमारा प्राइस क्या है, सेम है। हमारा प्राइस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ₹3 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है। तो सेलर ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, उस प्रोडक्ट को क्वांटिटी में सप्लाई करने में वो क्या करेगा, और कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, ₹5 में था। तो उस समय हम लोग प्राइस 10 पे 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं सेम प्राइस पे, ड्यू टू इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम प्राइस पे लेस क्वांटिटी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अल्फ्रेड मार्सन ने अज्यूम किया था कि प्रोडक्शन की कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड हो पाएगा। अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंजेस होने से क्या हो जाएगा, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, दूसरा अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारा दूसरा अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि आप जो प्रोडक्शन करने का जो आपका टेक्निक है, आपकी जो प्रोडक्शन करने का जो मेथड है, वो टेक्निक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट इज आपका प्रोडक्शन टेक्निक क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, वैलिड हो पाएगा। मींस अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि आपके प्रोडक्शन करने का जो टेक्निक मेथड है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, वैलिड हो पाएगा, ट्रू हो पाएगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्शन टेक्निक चेंज होने से क्या होगा, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को ब्रेक कर देगा और हमारा लॉ ऑफ सप्लाई इनजस्टिफाई हो जाएगा। इसलिए हमने अज्यूम किया है कि कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके प्रोडक्शन टेक्निक में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, अगर आपका प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज हो जाए, आपका प्रोडक्शन टेक्निक इंप्रूव हो जाए, आपका प्रोडक्शन टेक्निक थोड़ा बेटर हो जाए, एडवांस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में आप गुड्स प्रोड्यूस करने लगेंगे। मींस अगर आपका प्रोडक्शन टेक्निक बेटर हो गया, एडवांस हो गया, तो आप क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में क्या करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसको सप्लाई भी करेंगे, तो हो सकता है कि आप सेम प्राइस पे भी लार्ज क्वांटिटी गुड्स को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा है ना, आपका सिर्फ प्रोडक्शन का टेक्निक बढ़ गया, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो प्रोडक्शन बढ़ने से आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन टेक्निक एडवांस होगा तो आपका प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ जाएगा, आप ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लार्ज क्वांटिटी गुड्स आप सप्लाई कर दें एट द सेम प्राइस पे। फॉर एग्जांपल पहले आप क्या करते थे, लेबर का यूज करके, आप लेबर का यूज करके 100 यूनिट्स का गुड्स आप क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। पहले आप क्या करते थे, लेबर का यूज करके 100 यूनिट्स का गुड्स क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। तो आप क्या करते थे, प्राइस 10 में आप क्या करते थे, प्राइस 10 में आप क्या करते थे, 100 यूनिट्स के गुड्स को क्या करते थे, सप्लाई करते थे।
मीन्स आप पहले क्या करते थे, लेबर का यूज करते थे, लेबर का यूजेस करके आप कितना गुड प्रोड्यूस करते थे, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे। उस 100 यूनिट्स को आप क्या करते थे, प्राइस टेन में क्या करते थे, आप उसको सप्लाई करते थे। लेकिन आपने क्या किया, अपने प्रोडक्शन टेक्निक को बेटर कर लिया। आप क्या करें, मशीन का यूज करके, आप मशीन का यूज करके आप प्रोडक्शन करें। लेकिन मशीन का जैसे आपने यूटिलाइज किया, जैसे आपने मशीन का यूज करके आपने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपने कितना प्रोडक्शन किया एक दिन के अंदर, आपने यहाँ पे 500 यूनिट्स को क्या किया, आपने प्रोड्यूस किया। तो आपने क्या किया, प्राइस 10 में आपने क्या किया, 500 यूनिट्स को आपने क्या किया, सप्लाई किया। तो यहाँ पे आपसे क्या हो रहा है कि आपके प्रोडक्शन टेक्निक में बेटर होने से, एडवांस होने से आप लार्ज क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं विद द सेम प्राइस पे। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन यूनिट ना बढ़े, लेकिन आपका अगर आप प्राइस, आपकी कमोडिटी का अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका फायदा होगा। आप लेबर का यूज करके 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उस 100 यूनिट को आप सप्लाई कौन से प्राइस में कर रहे थे, प्राइस 10 में आप कर रहे थे। लेकिन आपने अपना प्रोडक्शन टेक्निक क्या किया, चेंज कर दिया, आप मशीन का यूटिलाइज करना चालू कर दिए। लेकिन आपने जैसे ही मशीन का यूज किया, आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चालू कर दिए, 500 यूनिट प्रोड्यूस किए। लेकिन उस 500 यूनिट्स को आपने क्या किया, कितने प्राइस में आपने उसको सप्लाई किया, प्राइस 10 में आपने उसको सप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लार्ज क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है विद सेम प्राइस में। इसलिए हमने एज्यूम किया है कि आपके प्रोडक्शन टेक्निक में भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, ट्रू हो पाएगा। तीसरा अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मींस अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड कराना है तो हमको ये देखना है कि जो अदर फैक्टर है, वेदर कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस आ गया, जैसे कि फ्लड्स आ गया हमारे कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, हमारे कंट्री में वेदर कंडीशन में चेंजेस आ गया। फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अब फ्लड एंड अर्थक्वेक आता है, दैट इज जब नेचुरल क्लैमिटीज कहीं भी होता है तो उस समय पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन यूनिट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या होता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल और अदर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। तो जब हमारे पास अर्थक्वेक फ्लड्स आता है जैसे नेचुरल क्लैमिटीज, तो उस समय पे, उस टाइम पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन स्टॉप होने से ऐसा नहीं है कि लोग डिमांड नहीं करेंगे, लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लोगों का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। लोग खाने पीने वाली चीज को, नेसेसरी गुड्स का क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। लेकिन आपको मालूम है जब किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है तो साथ साथ में उस कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस तो बढ़ रहा है, सेलर को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, लेकिन उसके पास सप्लाई करने के लिए क्वांटिटी नहीं है, उसके सप्लाई करने के लिए उसके पास प्रोडक्शन नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं हमारे, अगर इनकी चेंज होने से, वेदर कंडीशन में चेंजेस होने से हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को फेल करने को कोशिश करता है। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है कि वेदर कंडीशन में, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, वेदर के कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, वैलिड हो पाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर हमारे कंट्री में फ्लड्स अर्थक्वेक आ गया तो उस समय पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल या प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, कंप्लीट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन लोगों का डिमांड तो बढ़ेगा ना, लोग खाने पीने वाली चीजों का डिमांड करेंगे, तो डिमांड करेंगे तो उस कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए हमारे पास स्टॉक कम रहेंगे, तो स्टॉक कम हो जाता है तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पे सेलर के पास अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट अर्न करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास स्टॉक में नहीं है, उनके पास प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, उनके पास उतने गुड्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस क्वांटिटी सप्लाई होगा। कौन से टाइम पे, वेदर कंडीशन में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को ब्रेक कर देगा।
हमारा फोर्थ अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इट इज अज्यूम दैट कि देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड ट्रेड पॉलिसी। मीन्स अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि आपके कंट्री का जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी हो चाहे वो ट्रेड पॉलिसी हो, वो सभी पॉलिसी में चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, ट्रू हो पाएगा। अगर हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आएगा तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, सेलर के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स को बनाने में हमारा कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 5 रुपीज कॉस्ट पड़ रहा था, लेकिन उस समय हमसे गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज कर रही थी, वहां पे गवर्नमेंट हमसे 2 रुपीज का क्या कर रही थी, टैक्स चार्ज कर रही थी। तो उस समय हमारे उस कमोडिटी का प्राइस कितना था, 10 था, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा था, 3 रुपीज का हमारे पास क्या हो रहा था, प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, नॉर्मल कॉस्ट गुड्स का कॉस्ट कितना था, 5 रुपीज में था, गवर्नमेंट हमसे कितना टैक्स चार्ज कर रही थी, 2 रुपीज का टैक्स चार्ज कर रही थी, तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 3 रुपीज का हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, अभी भी सेम है 5 रुपीज में, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स ज्यादा चार्ज करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ज्यादा वसूल किए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना टैक्स अमाउंट इंक्रीज कर दिया, ₹3 कर दिया, तो यहाँ पे लेकिन हमारा प्राइस क्या अभी भी सेम है, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमको प्रॉफिट हो रहा था ₹3 का, तो हम लोग 100 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्स में जैसे चेंजेस हुआ हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, डिक्लाइन होगा। तो जहां कहीं भी हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन होता है तो क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई करने में कम कर देगा, तो यहाँ पे लेट से 80 यूनिट्स को सप्लाई करेगा। यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट अभी भी सेम है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमसे टैक्स ज्यादा चार्ज करना चालू कर दिया, 4 रुपीज का टैक्स हमसे लेना चालू कर दिया। तो यहाँ पे लेकिन हमारे कमोडिटी का प्राइस अभी भी सेम है, प्राइस कितना है हमारे पास, 10 रुपीज का ही प्राइस है हमारे पास, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है। तो मैंने आपको बताया हूँ कि जैसे जैसे सेलर का प्रॉफिट डिक्लाइन होते जाएगा, उस गुड्स को सप्लाई करने में वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने में धीरे धीरे बंद कर देगा। तो लेट से यहाँ पे 60 यूनिट्स को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि प्राइस 10 में हम लोग 100 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, उस समय हमको ₹3 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम प्राइस पे, प्राइस अभी भी 10 है, हम लोग सेम प्राइस पे 60 यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हैं, लेस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना टैक्स अमाउंट ज्यादा चार्ज कर रहा है, हमसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे एग्जांपल में हमने क्या किया कि प्राइस 10 में हम लोग कितना सप्लाई कर रहे थे, 100 यूनिट्स को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने टैक्स अमाउंट में ज्यादा चार्ज करना चालू कर दिया, तो हमने अभी भी सेम प्राइस में लेस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स में इंक्रीजेस हो रहा, तो गवर्नमेंट के टैक्स अमाउंट में चेंजेस होने से उससे हमको क्या अफेक्ट हो रहा है, हमको ये अफेक्ट हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस होता है तो हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को फेल कर देता है। इसलिए हमने अज्यूम किया है, इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है कि आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है कि प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर हैं वो सभी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, वैलिड हो पाएगा, हमारा तभी लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रू एप्लीकेबल होगा। हमारा यहाँ पे 5th पॉइंट में क्या है, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हमारा 5th अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी
कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। मीन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड हो पाएगा। मींस अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज हो जाएगा, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर होगा, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सेलर के प्रॉफिट मार्जिन पे अफेक्ट करेगा। तो कोई भी सेलर ये नहीं चाहेगा कि वो लो प्रॉफिट पे उस गुड्स को सेल करे, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई इनवैलिड होते जाएगा। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में अगर चेंजेस हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चेंजेस हो जाता है, तो हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे इनवैलिड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है, हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है 5 रुपीस में, और हमारे कमोडिटी का प्राइस कितना पड़ रहा था 10 रुपीस में हो रहा था। तो उस समय हम लोग 100 यूनिट्स क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 5 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। आज हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, ₹6 है, लेकिन हमारा प्राइस क्या है यहाँ पे अभी भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही कम होगा हम लोग सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे लेट से सप्लायर 80 यूनिट्स को सप्लाई करेगा। यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बढ़ गया, 7 रुपीस का हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ने लगा, लेकिन हमारा प्राइस अभी भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो रही है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही कम होगा, सेलर क्या करेगा, कम यूनिट्स को सप्लाई करना चालू करेगा, लेट से 60। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे पास प्राइस 10 था तो 100 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, जब हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना था, 5 रुपीस में था। आज हमारे पास प्राइस सेम है, तो यहाँ पे प्राइस 10 पे हम लोग 60 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, लेस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लेस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं विद द सेम प्राइस पे। और इसका हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या हो गया, बेटर हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या हो गया, बेटर हो गया, अच्छा हो गया। हम लोग पहले क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हम लोग सिर्फ इंडिया में ही हम लोग पूरी सप्लाई करते थे, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सिर्फ इंडिया के लिए ही था। तो हम लोग अपने इंडिया में प्राइस 10 में हम लोग प्राइस 10 में क्या करते थे, 1000 यूनिट्स को पूरी इंडिया में हम लोग सप्लाई करते थे, पूरी इंडिया में सप्लाई करते थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर हो गया, अच्छा हो गया, तो हमने क्या सोचा कि हम लोग अभी फॉरेन कंट्री में हम लोग सप्लाई करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे उस सेलर ने डिसाइड किया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है, तो हमें क्यों ना ही फॉरेन कंट्री में हमको एंटर करना चाहिए, क्यों ना हमें फॉरेन मार्केट में हम अपनी गुड्स को सेल करें। तो वो क्या किया, फॉरेन मार्केट में सेल करने को डिसाइड किया। तो वो क्या सोचने लगा कि आज हम लोग क्या करेंगे, बाहर कंट्री में भी सेल करेंगे। 1000 यूनिट जो है, 1000 यूनिट हम लोग इंडिया में सेल करेंगे, प्लस 1000 यूनिट हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री में सेल करेंगे, लेकिन प्राइस कितना ही 10 है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले प्राइस 10 में 1000 यूनिट्स को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं विद सेम प्राइस पे, 10 प्राइस पे ही आप सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सप्लाई लेवल बढ़ गया, आपका प्राइस नहीं बढ़ा। तो इससे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, आप पहले प्राइस 10 में 1000 यूनिट पूरी इंडिया में सप्लाई कर रहे थे, आपको प्राइस 10 का फायदा हो रहा था। आज अभी आप फॉरेन कंट्री में भी सप्लाई करना चालू कर दिए, आप क्या सोच रहे हैं कि 1000 यूनिट्स हम इंडिया में सप्लाई करेंगे, प्लस हम लोग 1000 यूनिट्स हम लोग फॉरेन कंट्री में सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो आपका सप्लाई लेवल बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट दैट इज प्राइस आपका तो सेम है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे आपका प्रॉफिट कहाँ बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इससे हम लोग क्या करें कि लार्ज क्वांटिटी सप्लाई करें, 2000 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं विद द सेम प्राइस पे। तो इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, सेलर का कोई फायदा हो रहा है क्या। इसलिए हमने अज्यूम किया है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। 6
हमारा अजम्पशन क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस जो है अदर गुड्स के वो भी सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो पाएगा, वैलिड होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोई ए सेलर है और एक बी सेलर है। ए सेलर जो है एक्स कमोडिटी को सेल कर रहा है, बी सेलर वाई कमोडिटी को सेल कर रहा है। एक्स कमोडिटी को यहाँ पे ए जो है प्राइस 10 में एक्स कमोडिटी को 100 यूनिट सप्लाई कर रहा है, 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टर बी जो है वाई कमोडिटी को प्राइस 20 में, यहाँ पे प्राइस 20 में 100 यूनिट सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेलर हमने लिया है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए एक्स कमोडिटी को सेल कर रहा है और मिस्टर बी वाई कमोडिटी को सेल कर रहा है। लेकिन एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना है, 10 है, और वाई कमोडिटी का प्राइस कितना है, 20 है। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है ये एनालिसिस करेगा, ये समझे, अपने आप को सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स कमोडिटी का 100 यूनिट सेल करके मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ, वहीं पे मिस्टर बी जो है 100 यूनिट्स वाई का सेल करके वो 20 रुपया कमा रहा है। तो वो यहाँ पे उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन का लालच बढ़ जाएगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगेगा वाई कमोडिटी में। मैं ये कह रहा हूँ कि मिस्टर ए जो है एक्स कमोडिटी का 100 यूनिट सेल करके 10 रुपया कमा रहा है, और वहीं मिस्टर बी वाई कमोडिटी के 100 यूनिट्स को सेल करके 20 रुपया कमा रहा है। तो मिस्टर ए के अंदर लालच पैदा होगा, मिस्टर ए सोचेगा कि मिस्टर बी जो है वाई कमोडिटी के 100 यूनिट सेल करके 20 रुपया कमा रहा है, और वहीं पे मैं एक्स कमोडिटी के 100 यूनिट्स को सेल करके 10 रुपया कमा रहा, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट मार्जिन उस कमोडिटी में उसको ज्यादा दिखने लगेगा, उसमें उस वाई कमोडिटी में उसको प्रॉफिट लेवल ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्स कमोडिटी को मिस्टर ए क्या करेगा, सेल करना बंद कर देगा और अपनी सारी रिसोर्सेज कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, वाई कमोडिटी पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ अदर गुड्स हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को ब्रेक कर देते हैं, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को इनवैलिड करते हैं। इसलिए अजम्पशन में ये लिया गया था कि प्राइस जो है अदर गुड्स के भी कांस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, ट्रू हो पाएगा। सेवेंथ अजम्पशन क्या हमारे पास, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि कोई भी सेलर किसी भी प्रोडक्ट का इन फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन ना कर पाए कि उस कमोडिटी का नियर फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है। मींस कोई भी सेलर किसी भी कमोडिटी का इन नियर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में वो अगर प्रिडिक्ट ना कर पाए, इसके बारे में एक्सपेक्टेशन ना कर पाए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, ट्रू हो पाएगा और वैलिड हो पाएगा। मीन अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि कोई भी सेलर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में प्रेडिक्ट या एक्सपेक्टेशन ना लगा पाए कि इन नियर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या चेंजेस होने वाला है, उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या बढ़ा, उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या इंक्रीज आएगा। अगर इस चीज के बारे में वो एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, गेस वर्क नहीं कर पा रहा है, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, वैलिड होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेलर किसी भी कमोडिटी के बारे में वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि आने वाले समय में उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या होगा, चेंजेस होगा, तो वो अपने आप को क्या करेगा, होल्ड करेगा, अपने आप को रोकेगा और उस सर्टेन प्राइस को इंतजार करेगा। जब उसके प्राइस लेवल पे बढ़ेगा तभी उस कमोडिटी को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, मींस एक्स प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, यहाँ पे 10 है और वो 100 यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, मार्केट में बढ़ रहा है, 20 रुपया हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा है तो वो सप्लाई भी बढ़ना चालू कर देगा। तो यहाँ पे सप्लाई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्राइस और थोड़ा इंक्रीज होगा इस प्रोडक्ट के बाद, तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगा, थोड़ा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे
सेलर क्या करेगा, उस चीज के बारे में डिसाइड करेगा कि इस एक्स प्रोडक्ट का प्राइस इन नियर फ्यूचर में हो सकता है प्राइस 100 होगा, तो वो अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, होल्ड करेगा, अपने आप को इंतजार करेगा उस चीज का। जब उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 पहुंच जाएगा तो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। तो इस समय वो क्या करेगा, अपने आप को होल्ड करेगा, स्टोर करेगा, होल्डिंग करना चालू करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को ब्रेक कर देता है। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा यहाँ पे क्या होता है, इनवैलिड होता है। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया था कि हमारे यहाँ पे नो चेंज होना चाहिए। आई मीन कोई भी सेलर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ना लगा पाए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो पाएगा, वैलिड होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रू हो पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।